फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लेते हैं अपन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस, है ना। ये क्या है, एसक्यूएल सर्वर का एक मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है। ये आपको नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में। और अगर आप जिससे .NET 2005 अगर आपने इंस्टॉल किया तो एसक्यूएल सर्वर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ में, हाँ। लेकिन ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जिससे मैंने इसको ओपन किया, ये कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमने एक सर्वर है अपने पास जो इंस्टॉल्ड है पहले से, एसक्यूएल सर्वर 2000, उससे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट किया, कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये देखो आप डेटाबेस, ये अपना सर्वर है। उस सर्वर में डेटाबेस में जाओगे तो आपको सारे डेटाबेस जो है ऑलरेडी उसमें अपने पास बने हुए वो सब दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेरी ओपन करनी है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ से न्यू क्वेरी पे गया, ठीक है, तो एक क्वेरी एडिटर खुल जाएगा अपना, कनेक्ट कर लिया उस क्वेरी एडिटर को हमने एसक्यूएल सर्वर से। अब ये जो क्वेरी एडिटर है, इसमें जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे वो किस डेटाबेस पे चलेगी, पब्स पे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी लगती है वो क्या रहती है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे दोगे आप, ठीक है। तो सपोज़ हमने एक सैंपल करके या फिर कोई अच्छा सा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, स्टूडेंट के नाम से है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने एक स्टूडेंट डेटा बेस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो ये देखो, ठीक है, यहाँ मैसेज में क्या आ गया, तो क्रिएट डेटाबेस प्रोसेस इज अलोकेटिंग 0.63 MB ऑन डिस्क स्टूडेंट डेटाबेस। मतलब एक फाइल तो आपकी स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से बनी है, ठीक है, जिसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, 0.63 MB, ठीक है। और एक और फाइल आपकी क्रिएट हुई है स्टूडेंट डेटाबेस _log, है ना। तो जब आप क्रिएट डेटाबेस करके क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी दो फाइलें क्रिएट होती है, ठीक। क्योंकि एक्चुअल में डेटाबेस मतलब क्या होता है, कुछ फाइल्स, है ना। डेटाबेस आपकी एक फाइल है, कुछ फॉर्मेट की फाइल है, जिस फॉर्मेट में आप क्या करते हो, अपना डेटा स्टोर करते हो, है ना। तब ये फाइलें बनी कहाँ हैं, तो देखो इनको आपको देखना है, तो कंप्यूटर्स में जाओ, इसमें सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स जो रहती है उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर होगा। ये एसक्यूएल सर्वर, इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर MS SQL, इसके अंदर डेटा फोल्डर, और इस डेटा फोल्डर के अंदर देखोगे तो इसमें स्टूडेंट डेटाबेस और ये स्टूडेंट डेटाबेस लॉग। तो ये दो फाइलें जो बनी है जिसके लिए मैसेज आए हैं, ठीक है। तो ये दो फाइल, ठीक है। अभी आप देखोगे तो 0.63 MB और 0.49 MB, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको साइज दिख जाएगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट, है ना, ये 0.63 मतलब 640 KB हो गया, ठीक है। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर बन जाती है। तो ये जितने भी डेटाबेस बनते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ रहता है ना। फिर बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, ठीक है। फिलहाल अपनी ये डेटाबेस फाइल बन गई। अब सपोज़ आपको इसमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनती हैं, है ना, एसक्यूएल के अंदर टेबल रहती है अपनी, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए अब हमको नई प्रोसीजर मतलब क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये पब से लिखा हुआ है, इसकी जगह अब हमको स्टूडेंट डेटाबेस इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं अब जो भी क्वेरी चलाऊँ वो क्वेरी कहाँ पर जाके एग्जीक्यूट हो, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर आपने सपोज़ कोई दूसरा सिलेक्ट कर रखा है, और आप क्वेरी से भी ये काम कर सकते हो, यूज़ स्टूडेंट डेटाबेस, और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो भी आपके उसमें स्टूडेंट डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम कैसे इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए हमेशा क्रिएट कीवर्ड ही लगता है। तो क्रिएट, अब डेटाबेस के लिए था तो डेटाबेस, क्रिएट टेबल, है ना। और सपोज हमने एक TBL स्टूडेंट करके टेबल बना ली, है ना। और इसमें अब टेबल में क्या रहता है, टेबल में रहते हैं कॉलम्स अलग अलग,
है ना, कि रोल नंबर के लिए कॉलम चाहिए हमको, स्टूडेंट नेम के लिए अलग कॉलम चाहिए, एड्रेस के लिए अलग चाहिए, उसकी ब्रांच के लिए अलग, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे सपोज़ रोल नंबर के लिए मैंने कॉलम का नाम दे दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, ऐसा दे दिया। ठीक है नो, अब रोल नंबर में चाहता हूँ इंटीजर टाइप का रखना, तो INT इंट, है ना, फिर कॉमा, फिर अगला कॉलम, सपोज अगला कॉलम मुझे स्टूडेंट नेम देना है तो मैंने लिख दिया STU नेम, या फिर STU अंडरस्कोर नेम, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, ये दे दिया। ठीक है, अब सपोज मैं इसको कैरेक्टर टाइप का रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो, कैरेक्टर, है ना, तो कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है, इसके साथ में आपको साइज़ देनी पड़ती है। ठीक है, तो सपोज आपने दे दिया 50, कि मैक्सिमम हम 50 कैरेक्टर तक का नाम ले सकते हैं। ठीक है, उनके साथ में आप कुछ कंस्टेंट्स और लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट की एंट्री करे टेबल में तो वो एंट्री खाली ना जाए कभी भी, मतलब रोल नंबर फील्ड हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक नहीं रहे, तो इसके आगे लिख दो नॉट नल। ठीक है, तो कभी भी हम उसमें ब्लैंक एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखो, और सपोज स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, तो एड्रेस मैंने लिया वेयर केयर। अब जो वेयर केयर, ये भी एक तरह से कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ही है, लेकिन ये वेरिएबल कैरेक्टर है। एक्चुअल में कैरेक्टर और वेयर केयर में क्या डिफरेंस रहता है कि अगर हमने लिखा कैरेक्टर 50, इसका मतलब आपको एक हर रो के अंदर फिक्स 50 साइज़ का ब्लॉक मिलेगा, 50 बाइट का एक ब्लॉक मिलेगा। अब चाहे आपका नाम 10 बाइट का ही है, लेकिन रिजर्व कितना रहेगा, 50, है ना, मतलब 50 आपके वेस्ट होंगे पूरे। ठीक है, लेकिन वेयर केयर क्या बताता है, इसके अंदर जो साइज़ दे रखी है ये मैक्सिमम साइज़ बताता है कि मैक्सिमम आपका एड्रेस है इतना बड़ा हो सकता है। अब सपोज आपका एड्रेस जो है वो 10 कैरेक्टर में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कितने अलोकेट करेगा, 10 ही अलोकेट करेगा, पूरे 200 आपके बाइट्स वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर, है ना, मतलब साइज़ आपकी वेरी हो सकती है। ठीक है, इसकी साइज़ फिक्स रहती है। ठीक है, एक और होता है, जैसे सपोज मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एड्रेस के अलावा हमने ले लिया सपोज ब्रांच। ठीक है, ब्रांच करके हमने ले लिया फर्स्ट कैरेक्टर, और ब्रांच को मैंने दिया n वेयर केयर, ये भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब वेयर केयर और n वेयर केयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो फील्ड हमने वेयर केयर लिया है, ठीक है, वो वेयर केयर में क्या रहता है, उसमें आप केवल वही कैरेक्टर डाल सकते हो जो आस्काई टेबल में रहते हैं, है ना, आस्काई टेबल का नाम तो सुना है। ठीक है, आस्काई टेबल में क्या रहता है, केवल 256 कैरेक्टर होते हैं, उसमें A to Z, कैपिटल A to Z स्मॉल, 1 2 3 4 इस तरह से डिजिट, प्लस माइनस कॉमा सेमीकोलन, इस तरह के खूब सारे सिम्बॉल्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसके वर्ड नहीं रहते। जैसे सपोज मुझे हिंदी में कुछ लिखना है, ठीक है, तो हिंदी के कैरेक्टर के लिए कोई आस्काई वैल्यू नहीं है। सपोज आपको चाइनीज़ में कुछ लिखना है तो चाइनीज़ के लिए कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, आपको और किसी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना है तो उसके लिए जो आस्काई टेबल है उसमें कोई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं बना रखा है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग कोड सिस्टम चलता है, वो रहता है, उसको बोलते हैं यूनिकोड सिस्टम, है ना। तो ये जो n वेयर केयर डेटा टाइप रहता है ये किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को। अगर सपोज आपको कोई हिंदी का टेक्स्ट स्टोर करना है अपने डेटाबेस में तो आपको फिर डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा, n वेयर केयर, है ना, क्योंकि n वेयर केयर डेटा टाइप किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वेयर केयर साइज अलोकेट करने का सिस्टम वही है कि अगर सपोज 10 बाइट ही यूज़ हो रही है तो आपने बोली 100 लिखा है यहाँ, लेकिन वो कितनी अलोकेट करेगा, 10 ही अलोकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो सपोज डेट ऑफ बर्थ, तो DOB कर दिया मैंने, तो इसके लिए एक और डेटा टाइप रहता है डेट टाइम। ठीक है, इसमें डेट और टाइम आप दोनों स्टोर कर सकते हो, इसकी भी साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, उसके अलावा देखो फ़ी करके मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसमें एक मनी करके रहता है,
MONEY मनी करके डेटा टाइप रहता है, और एक सिमिलरली एक और स्मॉल मनी भी रहता है। स्मॉल मनी मतलब साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। अपने पास अगर वैल्यू कम है, छोटी वैल्यू है, तो आप स्मॉल मनी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप मनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। छोटी में भी इतना नहीं कि 100-200 ऐसा कुछ, ठीक है, वो भी करोड़ों में जाएगी, है ना। 4 बाइट का रहता है कि 4 बाइट आप जितने एलोकेट कर सकते हो, 4 बाइट में जितना बड़ा नंबर दिखा सकते हो वो आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो फ़ी के लिए मैंने स्मॉल मनी ले लिया, इसमें भी आपको साइज़ देने की ज़रूरत नहीं। और सपोज़ एक और ले लिया हमने, डिटेल्स करके ले लिया, है ना, कि स्टूडेंट की और कोई और डिटेल्स हमको देनी है। तो ये डिटेल कितनी बड़ी हो सकती है ना। मतलब हम इसमें अगर वेयर केयर लेते हैं तो हमको साइज़ देना पड़ेगा 100, 200, 400, 500 या फिर 1000 दे दिया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहती है ना, साइज़ के हिसाब से उसकी भी लिमिट रहती है, ठीक है। लेकिन हम डिटेल में अनलिमिटेड डालना चाहते हैं कि जितना टेक्स्ट चाहूँ मैं उतना डाल दूँ, ठीक है। तो उसके लिए रहता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट डेटा टाइप जो रहता है, मतलब जो कॉलम टेक्स्ट डेटा टाइप का है, तो एक्चुअल में उसकी साइज़ अनलिमिटेड रहती है ना। आप उसमें कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले रहते हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, नॉट नल, हाँ, इसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया ना, सेमीकोलन, हाँ, कॉमा मतलब सेमीकोलन नहीं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट किया, अभी भी प्रॉब्लम, सॉरी गलत जगह लगा दिया, सही, इंटीजर के बाद में नहीं लगेगा। अब क्या हो गया, ब्रांच की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, हाँ, इसके बाद भी हमने सेम कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। एक छोटी मोटी मिस्टेक है, ठीक। कॉमा आपको हर एक के बाद में लगाना, वैसे लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। कमांड कंपाइल्ड सक्सेसफुली, है ना। तो अब आपकी टेबल बन गई है, ठीक है। हमारा डेटाबेस कौन सा था, स्टूडेंट डेटाबेस। इसको एक बार रिफ्रेश करो तो आपका आ जाएगा, ये रहा स्टूडेंट डेटाबेस। इसमें आप देखोगे तो ये आपकी टेबल में 2 तरह की टेबल रहती है, एक सिस्टम टेबल और एक यूज़र टेबल। तो सिस्टम टेबल तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ना, तो उनसे फ़िलहाल हमको कोई मतलब नहीं। और ये रहती है यूज़र टेबल, ठीक है। तो ये TBL स्टूडेंट, है ना। तो आप इसमें देखोगे तो आप जो कॉलम हमने लिए हैं वही कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये रोल नंबर और वही डेटा टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें, क्लियर। तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद डेटा, हमको टेबल में अगर डेटा देखना है कि टेबल में क्या डेटा है, फिलहाल तो कोई डेटा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट, और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर देखो आपको ये एक केवल हेडिंग लिखी हुई है कॉलम्स की, बाकी अंदर डेटा कुछ भी नहीं दिखा है, ठीक है। ये क्वेरी क्या बता रही, सिलेक्ट स्टार का मतलब रहता है ऑल कॉलम्स, है ना। कॉलम मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ब्रांच, DOB, फी, डिटेल्स, ऑल कॉलम्स फ्रॉम TBL स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है कि आपके डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो, है ना। तो हमको TBL स्टूडेंट में से सारे कॉलम्स रिट्राइव करके, कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अब डेटा हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए जो क्वेरी लगती है वो लगती है आपकी इंसर्ट, या फिर इससे पहले एक काम करो, ठीक। देखो अब ये हमने टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये जो टेबल है, अगर सपोज हमें डिलीट करनी, हटानी है, तो टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, ये हमने टेबल को ड्रॉप कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये देखो कमांड कंपाइल सक्सेसफुली, और आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपकी टेबल वापस ड्रॉप हो गई, ठीक है। अगर उसमें कोई डेटा है तो वो भी आपका चला जाएगा, है ना। तो हमेशा ड्रॉप टेबल करते वक्त ध्यान रखो कि काम की टेबल तो नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमने कोई डेटा डाल नहीं रखा था, तो कोई हमको उसका इतना टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम टेबल क्रिएट वापस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेरी लिखी हुई है हमारे पास। तो वापस एग्जीक्यूट कर लो तो वापस से टेबल क्रिएट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये ड्रॉप टेबल कहीं के लिए रहता है, अपना टेबल को ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो टेबल बनाई है इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है ना।
तो डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट मतलब टेबल नेम, और उसके बाद जिस जिस कॉलम में आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो उन सब के नाम लिख दो। ठीक है, तो सपोज मैं रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ब्रांच, DOB, फी, इसके बाद में डिटेल, ठीक, ये हमने ले लिया। इसको हम फिलहाल थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में अभी हमने सारे कॉलम्स ले लिए, उसके बाद में मैंने लिया वैल्यूज़। ठीक है, और वैल्यूज़ में क्या करोगे, आप लाइन से वैल्यू देते जाओ, लेकिन आपको उनके डेटा टाइप्स का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर वैल्यू को आपको एज इट इज़ देना है। जैसे सपोज मैंने 10 ले लिया रोल नंबर, फिर कॉमा, फिर स्टूडेंट नेम, नेम का टाइप क्या है, कैरेक्टर है ना, STU नेम जो रहता है ना, अंडरस्कोर नेम, तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोड में देना है। ठीक, तो सपोज सिंगल कोड में हमने दे दिया स्टूडेंट नेम अमित, फिर कॉमा, फिर थर्ड पे क्या है, एड्रेस, एड्रेस का भी टाइप क्या है, वेयर केयर, तो वेयर केयर को भी हमें सिंगल कोड के अंदर देना है। ठीक है, तो अमित एड्रेस है ना, ये दिया हमने। इसके बाद में ब्रांच, तो ब्रांच भी वेयर केयर टाइप है, तो सिंपल, इसमें भी सिंगल कोड के अंदर देना है। जैसे सपोज CSC कर दिया हमने, फिर कॉमा, फिर DOB, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो डेट टाइम भी सिंगल कोड के अंदर देना है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है ना, तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट रहता है उसमें पहले मंथ आएगा है ना, तो सपोज जैसे डेट ऑफ बर्थ में इसका 10 मंथ है, फिर उसके बाद डेट आई। ठीक है, तो डेट दे दिया, सपोज 25 उसकी डेट है और 1985 इसका ईयर है ना, तो इस तरह से डेट है। और इसी के साथ में आप स्पेस दे के फिर वो भी दे सकते हो टाइम, लेकिन हमारे पास टाइम की भी ज़रूरत नहीं हमको। ठीक है, फिर कॉमा, फिर अपना क्या है, फ़ी। अब फ़ी क्या है, स्मॉल मनी है ना, तो स्मॉल मनी को आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, विथ सपोज हमने जो फ़ी है, सपोज हमने कर दिया 50,000। इसके बाद कॉमा, डिटेल्स, डिटेल भी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को भी सिंगल कोड में देना है हमें है ना, तो डिटेल्स में लिख दिया हमने फ़िलहाल कि डिटेल्स ऑफ अमित। हाँ, एग्जीक्यूट दिस, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, 1 रो इफेक्टेड, मतलब आपकी टेबल में 1 रो की एंट्री हो चुकी है। तो आप अगर देखोगे इसको रन करके, ड्रॉप हो गई, मैं सिलेक्ट करना था ड्रॉप हो गई, वापस से क्रिएट करो और वापस से इंसर्ट करो। ठीक है, और सिलेक्ट। हाँ, तो ये देखो रोल नंबर 10, नेम, एड्रेस, ब्रांच। अब देखो यहाँ पर ये टाइम, ठीक है, ये टाइम आ गया आपका, लेकिन 000 आ रहा है सर। ठीक है, ये फ़ी आ गई 5000। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको क्या लिया था, मनी, स्मॉल मनी टाइप का लिया था। ठीक है, तो यहाँ देखो आप फ़ी डिटेल हमने दिया था केवल 50,000, लेकिन 50.00 भी आ रहा है ना, तो ये एक मनी का फॉर्मेट रहता तो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना डेटा इंसर्ट। अब देखो इसी इंसर्ट में थोड़ा सा और वेरिएशन हम कर सकते हैं कि सपोज मैं उसकी फ़ी डिटेल नहीं डालना चाहता है ना, तो मैंने इसको फीस को हटा दिया और यहाँ से इस फीस को भी हटा दिया। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कॉलम दिए हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए और उसी सीक्वेंस में आनी चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, रो इफेक्टेड है ना, वापस सेलेक्ट करके देखो
तो आपके इसमें 2 टेबल रो आ जाएगी, लेकिन अब की बार फ़ी देखो नल है ना। तो हमने फ़ी में कोई एंट्री नहीं की थी, फ़ी हटा दिया यहाँ से, तो इसमें आ गया नल। ठीक है। अब एक तरीका और रहता है डेटा इंसर्ट करने का, क्या इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट, और उसके बाद आप डायरेक्ट लिखो वैल्यूज। ये क्वेरी अलग है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेरी पूरी लिखी, ठीक है, जिसमें आपको सारे फील्ड देने पड़ेंगे और इसको अपन ने कंपाइल किया। तो ये 1 इफेक्टेड। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, सेलेक्ट क्वेरी चला के देखो, तो ये एंट्री वापस आ जाएगी, है ना। लास्ट में आ गई 40,000 वाली। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हो। अब एक चीज़ और हमने देखी थी कि जो रोल नंबर है, रोल नंबर को मैंने क्या मेंशन किया था, नॉट नल। तो सपोज ये इंसर्ट क्वेरी है और यहाँ से मैं रोल नंबर फील्ड को हटा देता हूँ और ये रोल नंबर हटा दिया, और अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो एक एरर आएगी। ठीक है, एरर क्या आ रही है अपने पास में, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम रोल नंबर, है ना। क्यों? क्योंकि TBL टेबल स्टूडेंट डेटाबेस डॉट DOB डॉट TBL स्टूडेंट कॉलम कंटेंट्स नॉट कॉलम डज नॉट अलाउ नल। ठीक है, तो इंसर्ट फेल्स। ठीक है, तो उसने क्योंकि हमने चेक लगा रखा है, उस पर कंस्टेंट लगा रखा है, तो हम इसको नल नहीं छोड़ सकते, है ना। तो आपको रोल नंबर जो है वो देना ही पड़ेगा। कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो ये इंसर्ट क्वेरी रहती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर एंट्री कोई गलत हो गई, है ना, तो उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए जो SQL की क्वेरी चलेगी वो कौन सी रहती है आपकी, डिलीट फिर फ्रॉम TBL स्टूडेंट ठीक है। और अगर मैंने इसको इस तरह से डिलीट कर दिया तो वो क्या करेगा, वो पूरी जितनी भी एंट्री है टेबल के अंदर सब डिलीट कर देगा, है ना। क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है, हमने बताया नहीं कि आपको कौन सी रो डिलीट करनी। ठीक है, अभी देखो, अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम ये भी है अपने पास में कि अपन ने जो सारी एंट्री करेगी सेम है ना। तो मैं एक बार सारी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट 4 रो डिलीटेड अफेक्टेड, तो सारी आपकी रो जो है वो डिलीट हो गई। लाइक अब मैंने एक रो ये इंसर्ट कर दी, है ना। तो आप वापस देखोगे तो एक रो आ जाएगी अपने पास में, ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी रो इंसर्ट करने के लिए मैं कुछ डायमेंशन चेंज कर देता हूँ। जैसे अमित की जगह मैंने सुमित लिख दिया, तो यहाँ पे भी हमने सुमित एड्रेस कर दिया, और थोड़ा बहुत डेट बर्थ जो रहती है वो चेंज कर दी, फीस उसकी चेंज कर दी हमने। ठीक है, सुमित कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करो, विंडो इफेक्टेड, इसको आप देखोगे एग्जीक्यूट करके तो यहाँ पे आपके पास 2 रो आ जाएगी, है ना। इसी तरह से एक आध और ले लेते हैं, है ना। जिससे मैंने रोल नंबर चेंज कर दिया, इसका 13 कर दिया, जॉन। ठीक है, 3 हुआ। ठीक है, अब हमें डिलीट करना है ना। तो डिलीट करते वक्त हमें कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की एंट्री डिलीट करनी है, सपोज। ठीक है, जैसे सपोज मैं ये सुमित जो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो या तो मैं सुमित बाय नेम इसको डिलीट कर दूँगा या फिर इसके रोल नंबर से डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ वेयर कंडीशन लगा दो कि वेयर, या तो रोल नंबर ले सकते हो, तो रोल नंबर इज़ इक्वल टू 10, है ना। और आप इसको चलाओगे तो 1 रो इफेक्टेड, मतलब आपकी कोई भी एक रो डिलीट हुई। अब कौन सी हुई तो आप देख सकते हो, है ना, जिसका 10 रोल नंबर था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम इसमें वेयर कंडीशन लगा के डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये डिलीट जो रहता है, ये डिलीट करने के लिए क्वेरीज। उसके बाद एक रहती है डेटा अपडेट करने के लिए, कि अगर सपोज़ कोई गलत एंट्री हो गई है ना, तो उसको चेंज करना। जैसे सपोज़ ये वाला देखो, जो अमित है, अमित के इसमें फ़ीस में नल चला गया है, तो हमें चेंज करना है, मतलब मैं कोई फीस डालना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो उसके लिए रहता है अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल, टेबल नेम TBL स्टूडेंट और सेट, ठीक है। सेट कीवर्ड आएगा, सेट के बाद में कॉलम का नाम लिखो, फी और इक्वल टू के बाद में जो भी फीस है वो दे दो। जैसे 50,000 हमको देनी थी, वो दे दी। फिर अगर और भी कोई कॉलम में चेंज करना हो इसी के, है ना, तो आप कॉमा लगा कर आगे और बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इसकी ब्रांच भी चेंज करना चाहता हूँ, है ना, तो ब्रांच इक्वल टू, सपोज जैसे अब ब्रांच क्यों है, कैरेक्टर टाइप का है या वेयर केयर टाइप का, ऐसा कुछ है, तो उसमें आप सिंगल कोट के अंदर है ना। और मेन चीज़ के वेयर, कौन सी रो में हमको करना है, वेयर या तो रोल नंबर या फिर STU नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर क्या नाम है, अमित। तो जो अमित का एड्रेस है और उसकी ब्रांच है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी एड्रेस क्या है, एड्रेस नहीं, फीस, सॉरी, फीस क्या है, नल, तो वो हो जाएगी 50,000। ब्रांच क्या है, CS, तो वो हो जाएगी IT। तो एग्जीक्यूट करो उसको, ओके, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, 1 रो इफेक्ट है। अब इसके बाद आप सिलेक्ट क्वेरी चलाकर देखोगे तो सी ब्रांच IT हो गई, फीस डिटेल 50,000, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी डेटाबेस का डेटा जो है वो अपडेट कर सकते हैं। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये हमने सारी क्वेरीज देखी, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको यूज़ करना, यूज़ करने के बाद डेटाबेस में टेबल बनाना, टेबल को डिलीट करना, सेलेक्ट इज रिट्राई, डेटा रिट्राई कर रहे हैं ना हम डेटाबेस से, तो ये सेलेक्ट क्वेरी मतलब रिट्राई हो गया, ठीक है। तो डेटा कैसे सेलेक्ट करना है डेटाबेस में से, कैसे इंसर्ट करना है और कैसे डिलीट करना है, कैसे अपडेट करना है ना, तो ये मेन ऑपरेशंस होगा, ठीक है सारे। इस फाइल में हमने क्या कर रखा है, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू यहाँ पर जो ये कंडीशन रहती है, ठीक है, इस कंडीशन में हम वेयर के बाद में जो कंडीशन रहती है, यहाँ पर हम खूब सारे अलग अलग तरह की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू से किसी फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पब्लिशर्स टेबल, है ना, एंड वेयर कंट्री इज इक्वल टू USA, मतलब हम उन पब्लिशर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं जिनकी कंट्री क्या है, US है, ठीक है। तो इसको आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास वही लिस्ट आएगी, जब सबकी कंट्री US है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट पब्लिशर नेम, है ना, कि केवल पब्लिशर नेम हमको निकालना है फ्रॉम पब्लिशर्स वेयर पब अंडरस्कोर नेम इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीनट, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू बीनट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली पब्लिशर के नेम को अरेंज कर दूँ, है ना, तो जो नाम बीनट के बाद में, और बीनट है ना, बीनट के बाद में मतलब जैसे B से शुरू हो रहा है बीनट, तो उसके बाद कोई C से शुरू होने वाला होगा, कोई D से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर को या फिर उन सारे नेम को क्या मानेंगे, हम बड़ा मानेंगे, किससे, बीनट से, अल्फ़ाबेटिकली उसको बड़ा मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करते हो, सबसे पहले A लिखते हैं हम, A से स्टार्ट होने वाले, है ना, फिर B से स्टार्ट होने वाले, C से स्टार्ट होने वाले, इस तरह से। तो ये वो शो करता है, ठीक है। जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ ये बीनट है ना, तो बीनट तो इक्वल टू है, इस वजह से आ गया, ठीक है। और उसके बाद के सारे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ये कंडीशन भी लगा सकते हैं।
उसके बाद देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल, ये सिंपल क्वेरी है, तो सारे टाइटल्स आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो एक्चुअल में टाइटल्स का मतलब है कि ये एक डेटाबेस टेबल है जिसमें किसी पब्लिशर्स ने जो बुक्स पब्लिश कर रखी हैं उन सबके टाइटल्स हैं, है ना, कि हमने इस ईयर में ये वाली पब्लिश बुक की है, इसका टाइप ये है, ये सारी चीज़ें इसमें, प्राइस क्या है उस बुक का, और सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो हाँ, क्या टाइटल टेबल भी से निकाल था। अब देखो इसी टाइटल टेबल पे कुछ और ऑपरेशंस कर रखे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट टाइटल आईडी प्राइस एंड इंक्रीज प्राइस। तो प्राइस, इंक्रीज प्राइस क्या है, जो प्राइस है उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन वेयर टाइटल्स फ्रॉम टाइटल्स वेयर प्राइस इज लेस देन 7, मतलब ये केवल उन्हीं एंट्रीज को दिखाएगा जिनमें प्राइस जो है टाइटल्स की प्राइस वो 7 से कम थे, और उनकी जो प्राइस दिखाएगा वो, ठीक है। इसको देखो मैं रन करके बताता हूँ आपको, ये देखो, तो जो प्राइस दिखा रहा है ओरिजिनल प्राइस तो क्या है 2.99, ठीक है, और इंक्रीज प्राइस क्या हो गई उसकी, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ आगे समझ में, है ना। तो एसक्यूएल में सिंपल जो क्वेरीज रहती ना, लगभग इंग्लिश जैसी, बस थोड़ी सी आपको परफेक्टली लिखनी पड़ती है ना। जरा सा भी सिंटेक्स में मिस्टेक करोगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं देगा। अब ये क्वेरी है, देखो सिलेक्ट टाइटल आईडी टाइटल और पब्लिशर डेट फ्रॉम टाइटल्स वेयर पब डेट इज ग्रेटर देन दिस। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, इससे बड़ा, है ना, बड़ा मतलब इसके बाद वाला, ठीक है। तो मतलब 30, हाँ 6 मतलब अगस्त हो गया आपका, जुलाई, जून, है ना, अभी 6 चल रहा ना, जून, तो 30 जून 1991 के बाद में जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई है उन सारी बुक्स के टाइटल आ जाएंगे। अभी आप देखोगे, ये है ना, ये सब, तो ये किसी अलग फॉर्मेट में दिखा रहा है ना। ये क्या बता रहा है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, है ना, तो इस तरह से ये सारा, ठीक है। इसके बाद एक रेंज कंडीशन होती है। रेंज कंडीशन का मतलब कि 2 पर्टिकुलर रेंज में हमको देना है, ठीक है, तो इसके लिए बिटवीन यूज़ होता है। तो बिटवीन का मतलब क्या है कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। क्या लिखा हुआ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर पब डेट बिटवीन, मतलब उन सारी बुक्स के टाइटल हमको चाहिए जो कब पब्लिश हुई है, इस डेट के बाद में, है ना, और इस डेट से पहले, मतलब इन दोनों डेट के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी में सेम चीज़, ये पूरी क्वेरी यहाँ पर ही बना रखी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये डेटा देता आपको एक्सक्लूसिव रेंज का। एक्सक्लूसिव रेंज का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर डेटा में ये वाली डेट पे अगर कोई पब्लिश हुई है बुक, वो नहीं बताएगा, और इस डेट पर भी अगर पब्लिश हुई है तो वो नहीं बताएगा। तो हम चाहते थे कि मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की सारी बुक्स मिल जाए, लेकिन ये 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो 2 दिन है उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने किस तरह से कर दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर पब्लिशर पब डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इससे तो बड़ा या फिर बराबर हो, तो जो 11 होगा 1191 वो भी मैच कर जाएगा, है ना। और एंड अपडेट पब डेट इज लेस देन इक्वल टू दिस डेट, तो इसमें क्या होगा, इस डेट से छोटी और इस डेट तक सारी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेरी आपको इंक्लूडिंग रेंज देगी, है ना, कि 2 रेंज के बीच में। उसके बाद इन एंड नॉट इन, ठीक है। तो इन क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर टाइप इन, है ना। टाइप इन का मतलब क्या हुआ कि जो टाइटल्स है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ से सेलेक्ट करो टाइटल्स को, ये सारे टाइटल्स हैं मेरे पास में के सारे, ठीक है। अब इसमें
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर, सॉरी इसमें आ जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर टाइप इन। अब यहाँ पर जो टाइटल आप देखोगे तो इसमें देखो टाइप में देखो बिजनेस, मॉड कुक, है ना, ये यूनिकोड क्या लिखा हुआ है, पॉपुलर कम, ठीक है, ये साइकोलॉजी, ट्रेड कुक, ऐसे अलग अलग टाइप दे रखे हैं। लेकिन हमें केवल वो बुक्स चाहिए जिनके टाइटल क्या हो, ट्रेड कुक और मॉड कुक, या तो उसका टाइटल ट्रेड कुक हो या फिर उसका टाइटल क्या हो, मॉड कुक। तो उसको हमने यहाँ से निकाल लिया सेलेक्ट, तो देखो केवल ट्रेड कुक और मॉड कुक वाली दिखाई देगी। ये रहता इन। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉट इन। हाँ, तो इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें ट्रेड कुक और मोड कुक को छोड़ के जितनी बची हुई वो सारी टेबल्स आ जाएंगी। ये देखो इसमें एक भी ट्रेड कुक मैट कुक नहीं आएगी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखो पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। किस तरह से क्वेरी कैसे लिखी हुई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर नाम की एक टेबल है स्टोर्स नाम की, उसमें एक स्टोर नेम करके है। ठीक है, तो उस स्टोर नेम में जैसे सपोज अभी मैं इसको केवल इतने से पार्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, सारे स्टोर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अपने पास में, ये आ गई। ठीक है, जितने भी 6 स्टोर हैं सबके आ गए। अब सपोज मैंने एक कंडीशन लगाई है ना, कि जहाँ स्टोर नेम लाइक परसेंटेज बुक्स परसेंटेज। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखो। अब आप स्टोर नेम को देखो यहाँ से, ये रहा स्टोर नेम। ठीक है, तो स्टोर नेम में क्या लिखा हुआ है, बुक, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ना। और स्टोर नेम में यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, बुक्स, यहाँ पे लास्ट में बुक्स लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ये बुक्स लिखा हुआ है। लेकिन ये बुक्स कहाँ ढूंढ कहाँ रहा है ना। तो देखो ये पैटर्न क्या बताता है, लाइक के बाद में ये परसेंटेज डिनोट करता है कि 0 या फिर 0 से ज़्यादा कैरेक्टर, मतलब बुक के आगे अगर 0 या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर हुए, है ना, और बुक के पीछे भी, बुक्स के पीछे भी 0 या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर हुए, ठीक है, तो उन रोज़ को ये सेलेक्ट करके ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो ये बुक्स लिखा हुआ है, तो इसके पीछे तो 0 कैरेक्टर है लेकिन आगे कुछ कैरेक्टर है, तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेम इसने भी कर दिया, लास्ट में लिखा हुआ बुक्स। ठीक है, इसने भी कर दिया, हाँ, बुक्स शॉप लिखा हुआ है लेकिन बुक एस को अलग कर दिया इसने, और ये समझ लिया कि ये पैटर्न है पूरा, उसको मैच करवा। ठीक है, तो ये परसेंटेज लाइक के साथ में अगर आप यूज़ करते हो तो ये क्या पैटर्न बताता है, 0 और मोर कैरेक्टर, है ना, जहाँ पे भी आप लगाओगे उसी तरह से चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो नेक्स्ट सेम वो का वही, बस ऑथर्स लास्ट नेम लाइक एक सिंगल अंडरस्कोर फिर ई परसेंटेज। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करके देखो। फर्स्ट डिजिट पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है ना, सेकंड लेटर हमेशा ई रहे और उसके बाद कितना ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अभी देखोगे आप हमेशा सेकंड लेटर आपका ई है ना, और फर्स्ट आपका जो भी आपने मेंशन किया था वो आ जाएगा। फर्स्ट मतलब हमने अंडरस्कोर दिया तो वहाँ पे A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट या 1 2 3 जो भी एक कैरेक्टर आना है वो सब आ सकता है। और लास्ट में आपने परसेंटेज लगाया तो परसेंटेज में कितना भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यह क्या समझ में ना, है ना। इसके बाद एक सिमिलरली एक और रहता है A to Z लिखा हमने, A लिखा और परसेंटेज लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर A से लेकर Z तक का आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A से D तक, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें A B C और D बस ये आ सकता है। सेकेंड कैरेक्टर आपका मस्ट बी A, और उसके बाद आप कितने भी बड़ा कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो ये चीज़ इसको सिलेक्ट करती है, इसको एग्जीक्यूट करो। ये देखो केवल एक है अपने पास जिसमें सेकंड A है और फर्स्ट में C है। C तो A B C के अंदर आ जाएगा, है ना, A B C D के अंदर। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद एक और देखो, ये इसमें भी लाइक के बाद में क्या लिखा हुआ है, ABC, तो ये लगभग इसी के जैसा है। तो ये A to D ये रेंज बताता है कि A से लेकर D तक, और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर ही बता रही है इसमें कि इस जगह पर या तो A आएगा या फिर B आएगा या फिर C आएगा। इन तीनों के अलावा कोई भी चौथा कैरेक्टर नहीं आ सकता और एक ही कैरेक्टर आएगा, है ना। और आपको दो कैरेक्टर के लिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डालना पड़ेगा, है ना। जैसे XYZ ले लिया मैंने, तो फर्स्ट कैरेक्टर इन तीनों में से हो, सेकंड कैरेक्टर इन तीनों में से हो, और थर्ड कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, E, और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हों ये सब, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न मैचिंग का रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि पैटर्न मैचिंग हमेशा केवल लाइक के साथ लगेगी, है ना। अगर आपने इस तरह से यूज़ कर लिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर्स वेयर स्टोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ये परसेंटेज बुक्स परसेंटेज, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को वो पैटर्न नहीं समझते हुए एक फिक्स स्ट्रिंग समझेगा। फिक्स स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, वो ढूंढेगा कि परसेंटेज बुक परसेंटेज किस स्टोर का नाम, फिक्स, है ना। वो ये नहीं दिखेगा परसेंटेज का मतलब एक से ज़्यादा या एक, जीरो या जीरो से ज़्यादा कैरेक्टर, ठीक है। वो सीधे पूरा फिक्स ये लिटरली मैच करेगा। तो ये जो रहते हैं लाइक के साथ यूज़ कर रहे हो, इनको बोलते हैं पैटर्न, है ना। और ये कहलाता है आपका लिटरल। लिटरल का मतलब फिक्स वैल्यू, और ये रहता है पैटर्न, जो किसी भी वैल्यू को एक पैटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, और देख के जाओ, थोड़ा थोड़ा और है। अब जैसे बहुत सारी जगह एंट्री जो रहती है, अब जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको रिजल्ट दिखेगा, तो उसमें मालूम पड़ेगा ये, ठीक है। ये वो टाइटल्स हैं बुक के जिन टाइटल की जो प्राइस है वो नल डली हुई, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर प्राइस इज नल, हमें वो टाइटल सेलेक्ट करने थे जिनकी प्राइस क्या है, नल है। उसी तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स वेयर प्राइस इज नॉट नल, है ना। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसमें वो एंट्री नहीं आएगी जो इसमें आई थी, वो दो एंट्री केवल, ठीक है। उसके बाद एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्वेरीज बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो कुछ सैम्पल क्वेरीज हैं दोनों। अब इसमें देखो सिलेक्ट पब्लिशर आईडी, पब्लिशर नेम एंड कंट्री, है ना। मतलब पब्लिशर का कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को सिलेक्ट करनी है फ्रॉम पब्लिशर। नाउ वेयर में अगर आप देखोगे तो ये लंबी चौड़ी कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन को अगर हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं तो देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी जो क्वेरी है उसका एक सिंगल पार्ट है ना, वेयर कंडीशन का। दूसरा पार्ट काम करता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जिसमें क्या है कंट्री इज इक्वल टू USA, लेकिन बीच में लगा हुआ आपका एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब ये एंड ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है कि जो रो इधर की कंडीशन और इधर की कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर देगी, वो रो मतलब आपकी रिट्राइव होकर आएगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर ये कंडीशन आप देखोगे तो इसमें एक और लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये और क्या बोल रहा है कि जो रो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है, ठीक है, तो वो रो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन ने तो ये बता दिया कि इन दोनों में से कोई सी भी अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो वो रो आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही साथ एंड दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि वो जो आपने सिलेक्ट किया है उनमें से भी वही कंट्री वही रो सिलेक्ट होनी चाहिए जिसकी कंट्री क्या है USA, वही ऑथर्स वही पब्लिशर सिलेक्ट होने चाहिए जिनकी कंट्री क्या है USA। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो जो रिज़ल्ट आपको मिला है ना, वैसे तो ये रिज़ल्ट में सारे USA में रहते हैं, है ना। जो डेटा इसमें इंटर कर रखा है उसमें सारे USA वाले हैं, इसलिए USA आ गया सब, ठीक है। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, ये देखो
इसमें क्या हो रहा है कि कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। कंट्री में यूएसए भी है और फ्रांस भी है, ठीक है। अब ये वाली क्वेरी कैसे है, देखो दिखने में थोड़ी सी सेम है दोनों, लेकिन ज़रा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले जो थी क्वेरी उसमें वेयर कंडीशन में ये और वाला पार्ट जो वो एक ही ब्रैकेट में था। अब की बार जो पीछे वाला पार्ट है एंड वाला वो एक ब्रैकेट में है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पब्लिशर नेम लाइक एस, मतलब उन पब्लिशर्स के नाम चाहिए जिनका जो नाम है वो एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसका नाम तो एस से स्टार्ट हो, साथ के साथ उसकी जो कंट्री हो वो हो फ्रेंच, ठीक है। तो जिसकी कंट्री फ्रेंच है और जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है वो ऑथर्स आ जाएंगे सबसे पहले, तो है ना, वो तो आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ और कंडीशन है, तो या तो ये सेटिस्फाई हो जाए पूरी, या फिर उसके नेम में कहीं पर भी पब लिखा हुआ जाए, है ना। आगे पीछे परसेंटेज लगा हुआ मतलब कहीं पर भी पब लिखा हुआ है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लो, ये देखो, ठीक है। क्या रिजल्ट आया अपने पास, ये सारी पब्लिशर्स के नेम आ गए, ठीक है। इसमें अगर आप नेम देखोगे पब अंडरस्कोर नेम, इसमें देखोगे तो 5 लाख पब्लिशर्स पब्लिशिंग, ठीक है। तो पब करके यहाँ पर आ गया इसमें कीवर्ड, है ना। आगे कुछ सिंटेक्स है, पीछे कुछ सिंटेक्स है, ठीक है। और इस पब वाले के साथ में और कोई कंडीशन तो है नहीं, है ना, कि कंट्री वंट्री मैच करना है हमको, ठीक है। सेकंड वाला भी पब की वजह से आ गया और थर्ड वाले में भी पब लिखा हुआ इस वजह से आ गया, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके कोई नहीं आया, है ना। क्योंकि अगर ये वाला जो जिसमें फ्रेंच लिखा हुआ है कंट्री, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसका जो नेम है वो एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से आया है, ये भी इसकी वजह से ही आया है ना। तो इस तरह से हम एंड और का यूज़ करके कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, ठीक। अब देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं लगाता हूँ, डिस्टिंक्ट की जगह ऑल लिखा, ऑल लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ही रहता है। और इसको मैंने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया मतलब, तो यहाँ रिजल्ट में आप देखोगे तो यूएसए और सब यूएसए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ऑल कंट्रीज, मतलब जितने भी पब्लिशर्स की कंट्री है सारी बता रहा। तो अगर जैसे 2 पब्लिशर है, दोनों की अगर यूएसए है तो वो दिखा रहा है, दोनों की अलग अलग दिखा रहा है ना। लेकिन हमको केवल इतना देखना था कि किन किन कंट्रीज़ में हमारे पब्लिशर्स रहते हैं, ठीक है। तो केवल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्टिंक्ट लिख देंगे। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, आपको रिपीटेड एंट्रीज को हटा देगा, है ना। ये रहता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। एक और देख लो, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब क्या रहता है कि हमें रिकॉर्ड अगर किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में चाहिए, जैसे सपोज मैं अभी ये ऑर्डर बाय वाला क्लोज छोड़ देता हूँ लास्ट वाला और इतना पोर्शन एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो यहाँ देखो, तो देखो फर्स्ट नेम में देखो ए के बाद आर आ गया, सीधे आर के बाद सी आ गया, एम आ गया, है ना, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, है ना, ऑथर फर्स्ट नेम। तो आपने इस तरह से लिख दिया, ऑर्डर बाय ऑथर फर्स्ट नेम, ठीक है। और उसमें भी जैसे अगर मैंने इतना सेलेक्ट करके ही एग्जीक्यूट किया है, तो ये देखो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में देता है, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपने लास्ट में लिख दिया DESC मतलब डिसेंडिंग, तो वो जो भी रिजल्ट आएगा आपका इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस में आएगा, एस सबसे पहले, है ना, फिर बाद में आर, फिर एम, आई, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से ऑर्डर बाय, ठीक है। अब इसी के नीचे देखो, वापस ये ऑर्डर बाय का एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ लिखा हुआ है 2 और 3, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट पब्लिशर ID टाइप प्राइस टाइटल फ्रॉम टाइटल्स वेयर नहीं, ऑर्डर बाय 2,3, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड कॉलम मतलब टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करेगा, किससे इसको शॉर्ट लिस्ट करेगा, मतलब ऑर्डर करेगा इसका टाइप से। अब सब वो देखो, ये मैं जब इसको इतना ही पोर्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, है ना, तो अब देखो टाइप से कर तो दिया, लेकिन यहाँ जैसे बिजनेस 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 4 बार बिजनेस आ रहा है ना, या फिर और भी नीचे अगर आ रहा होगा तो 5 बार आ रहा होगा ज़्यादा, ये 4 बार आ रहा है, ठीक है।
अब ये 4 बार में जो 4 एंट्री है, इनमें से भी कौन ऊपर नीचे आएगा, है ना, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर बाय किया तो चारों तो एक जैसे ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि इसको भी साथ में इंक्लूड कर दिया कि आप टाइप अगर सेम मिल जाते हैं तो फिर प्राइस देखो, है ना, और उसको डिसेंडिंग कर दिया। तो जो सबसे हाईएस्ट प्राइस वाली बुक होगी वो सबसे ऊपर आएगी, है ना, सारी बुक्स में से नहीं, केवल बिजनेस में से, ठीक है। ये देखो, है ना, ये सारी बिजनेस की बुक्स आ गई, और बिजनेस की बुक्स में जिनके प्राइस सबसे ज़्यादा हैं वो ऊपर, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होते गए और वापस यहाँ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका टाइप अलग है ना, तो ये फिर नए सिरे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी शॉर्टिंग, तो ये हमने सेलेक्ट क्वेरी के साथ में जो वेयर क्लूज लगता है, तो वेयर क्लूज में इतने सारे वेरिएशन देखे हैं, है ना, कि हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, एंड और का यूज़, बिटवीन का, नॉट नल का, इन का, है ना, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या रहता है, जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल को अगर आपको प्रॉपर यूज़ करना आता है, ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आपका ये समझ लो 50% काम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लॉजिक, लेंथी लॉजिक लिखने वाले रहते हैं, तो अगर हमको क्वेरी ढंग से नहीं बनाना आती है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो भी लेंथी लॉजिक कहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे डॉटनेट यूज़ करें तो डॉटनेट के अंदर आपको C# में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को यहीं वेयर कंडीशन लगा कि मैं प्रॉपर तरीके से डेटा निकाल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से बनाना अगर क्वेरीज आती हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत बड़े बड़े काम आसानी से निपट जाते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूशन में भी फास्ट रहता है, क्योंकि आप C# का लॉजिक अगर लगाओगे, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट वहाँ पे तो कंपाइल होगा ही सही और एग्जीक्यूट होगा, और बार बार डेटाबेस पे भी चलेगा, तो वो सब टाइम कंज्यूमिंग और आपका रिसोर्स भी वेस्ट करेगा, मेमोरी हो गया, CPU साइकिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेरीज को